नेक्स्ट है फिर ग्राफ्स। देखो कुछ ग्राफ्स की हम लोग बात करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, पैराबोलिक ग्राफ कब बनेगा, है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ कब बनता है, सर्कुलर ग्राफ कब बनेगा। तो इन सब की हम लोग बात करेंगे। इनमें सबसे ज्यादा जो आपके काम आएगा ना फिजिक्स में ग्राफ, वो आएगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन एकदम, है ना। जैसे ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस आपको पता करनी हो तो इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दोगे तो ये आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। अब इसकी भी एक इक्वेशन होगी, इसको हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। अगर मुझे ये पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब इस लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ पता करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर z कोऑर्डिनेट भी दे रखा होता तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वो और लिख देते हैं अपन। ये तो क्या है, एक्स वाई प्लेन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसलिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको एक्स वाई जेड ऐसे बीच में कोई लाइन ड्रॉ कर रखी हो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों आ रहे हो, तो फिर आपको तीनों टर्म्स लिख देनी है प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो कोई भी दो पॉइंट्स हो उनके बीच की डिस्टेंस जब भी फाइंड करनी हो तो सिंपली क्या करना है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, स्क्वायर कर दो, जेड कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, स्क्वायर कर दो, फिर जो भी आएगा सबको ऐड करके अंडर रूट कर देना है, तो उस लाइन की लेंथ आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बहुत काम आएगी अपने। दूसरी चीज, अगर हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, इंक्लाइनेशन फाइंड करना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना झुकी हुई है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है ना, तो क्या करोगे भाई, स्लोप का मतलब क्या होता है, कितना इसका इंक्लाइनेशन है। स्लोप को हम टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। स्लोप को फाइंड करने का एक तरीका तो क्या है, टेन थीटा फाइंड कर लो। आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो स्लोप आप फाइंड कर सकते हो किससे, स्लोप को हम नॉर्मली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइंड कर सकते हो टेन थीटा से। पहला तरीका, मान लो थीटा गिवन ही नहीं है और हमें बताना है कि लाइन का स्लोप कितना है, तो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उससे पता कर लेंगे। कैसे, आपको क्या करना है, पहले y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस y1, फिर x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके आपस में और उससे डिवाइड कर देना है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोल देते हैं कई बार। और इसको अगर किसी एक पॉइंट पे बताना हो तो इसी को हम dy बाई dx भी बोल देते हैं बाद में, है ना। कोई भी लाइन हो अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो तो क्या तरीका है, या तो टेन थीटा फाइंड कर लो, थीटा दे रखा होना चाहिए उसके लिए, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो जिस भी प्लेन में लाइन है, जैसे यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन में लाइन है, तो ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है डिवाइडेड बाई x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके लिख दो, स्लोप आ जाएगा निकल के। ठीक है, एक और चीज देखो, अच्छा ये कैसा है फॉर्मूला थोड़ा समझा देता हूँ, क्या आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसा है, ये बताओ थोड़ा सा, लो बता देते हैं। देखो ये जो मैंने ए पॉइंट है यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये ड्रॉ, फिर यहाँ से ये जो बी पॉइंट है इससे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया, क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बोलूँ कि ये वाली हाइट कितनी है, बता सकते हो भाई, आपको हाइट पता करनी है, मतलब वाई एक्सिस के लोग आपको डिस्टेंस पता करनी है, ये हाइट। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y1, और ये वाला जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y2। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम लेवल पे ही है, ये डिस्टेंस अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर y2 है तो यहां से लेके यहां तक की ये जो हाइट है ये y2 होगी, तो ये y1 है और यहां से यहां तक y2 है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई, y2 माइनस y1 आई। फिर x कोऑर्डिनेट को देखो, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1, दूसरे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2, समझ में आया क्या। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी x2, यहां से यहां तक की x1, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये होगी x2 माइनस x1, होगा ना ऐसा। अब टेन थीटा क्या होता है, देखो ये वाला जितना एंगल है थीटा यहाँ पे, उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये तीसरी लाइन काट रही है इनको, तो जितना एंगल यहाँ पे दिख रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे दिखेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बता दो टेन थीटा क्या बनेगा,
टेन थीटा भी स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो बताओ टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे ना आंसर। तो आप तो सीधा याद रखो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमेशा -1 आएगा। अगर दो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पहली लाइन का स्लोप अगर m1 है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमेशा -1 के बराबर आएगा। प्रॉपर्टी है, याद कर लेना सीधी, है ना। ठीक है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको स्लोप की टर्म्स में उसकी इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। और c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन कहां पे काट रही है, उसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। c यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि y एक्सिस पे ये पॉजिटिव वाली साइड में काटेगी, कितना डिस्टेंस पे, c डिस्टेंस पे, पहली बात। m यहाँ पे पॉजिटिव है, m के आगे कोई माइनस सिंबल नहीं लगा हुआ है। अगर ये इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होती तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, जिसका मतलब है स्लोप नेगेटिव होता। अभी तो पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो स्लोप टेन थीटा से बताया जाता है, और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, 0 से 90 के बीच में। 90 से बड़े एंगल के लिए आंसर नेगेटिव आता है। तो 0 से 90 के बीच में कोई एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन का, यानी कि स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, सी से पास होनी चाहिए और एक्स एक्सिस से उसका जो एंगल है वो 90 से छोटा बनना चाहिए। ऐसे ही ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये इस वाली इक्वेशन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, जहां पे इस लाइन का जो स्लोप है वो किससे बताएंगे, m से बताएंगे। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा से। थीटा ये वाला एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे जहां पे मिल रही है ना, वहां पे जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं थीटा, और उसका टेन थीटा, टेन फंक्शन निकाल लोगे तो आ जाएगा स्लोप के बराबर। अगर मान लो इक्वेशन आपको ऐसे दे दी, जैसे मैंने बोला अभी y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, उसको कैसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल आसान है। ये लो जी, ये x अपना, ये y, ये इधर माइनस वाई होगा नीचे, ये होगा माइनस एक्स, ठीक है। c यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉइंट तो यही होगा, दूरी तो यही होगी y एक्सिस पे, है ना। कितनी दूरी, c, जहां से लाइन पास होगी। लेकिन इस बार स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 90 से बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूं, क्या उसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो 90 से छोटा एंगल आ जाएगा, तो उसको ऐसे ड्रॉ करो। सी से भी पास करवाना है और एंगल 90 से बड़ा भी दिखाना है। क्या थीटा 90 से बड़ा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये इसका ग्राफ बन गया। एक और देखो एग्जांपल, मान लो मैंने इक्वेशन दे दी y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, दोनों ही नेगेटिव है। अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे, ये x है अपना, ये y है, ये माइनस वाई है, ये माइनस x होता है इधर, ये ओरिजिन। तो c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, यानी कि इस बार नेगेटिव y वाली साइड में होगा ये पॉइंट, यहां से पास होगी, क्योंकि ये माइनस सी है ना, तो माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा c डिस्टेंस पे। स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप का नेगेटिव होना मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। क्या मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे अगर आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे तब तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 90 से छोटा बन गया, तो ये तो गलत हो गया। तो कैसे ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और एक्स एक्सिस से एंगल 90 से बड़ा बनना चाहिए, ये ग्राफ बनेगा इसका। आ रहा है समझ में। अगर आपको इक्वेशन दे दे y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्लोप पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, तो बना दो ग्राफ, कहां दिक्कत है। ये लो, ये x, ये y, ये माइनस वाई माइनस एक्स, ओरिजन, ये पॉइंट हो गया अपना माइनस सी डिस्टेंस पे, है ना, y माइनस वाई एक्सिस की तरफ, और स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पॉइंट से लाइन पास होगी और x एक्सिस से उसका एंगल 90 से छोटा बनेगा। 90 से छोटा एंगल ये आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया, आसान एकदम। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने, इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए
और ग्राफ से वापस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ समझ में आ गए क्या? कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो, जैसे आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर कॉमा ए सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट मान लेते हैं ए -9 सेंटीमीटर कॉमा ए सेंटीमीटर, दूसरा पॉइंट है मान लो बी, है ना, ये ए पॉइंट है मान लो, ये इधर बी पॉइंट मान लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितनी बता रखी है? 13 सेंटीमीटर। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये डिस्टेंस है ए बी, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको डिस्टेंस 13 बता रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज 13 सेंटीमीटर, लिख दिया 13। इधर क्या आएगा? x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बताओ x2 माइनस x1 क्या हुआ? 3 माइनस 9, यही होगा ना। फिर इसका स्क्वायर भी करोगे प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 3, y1 कितना है? a, इसका भी स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 13 इक्वल टू, देखो इधर क्या है, एक काम करते हैं स्क्वायर भी कर देते हैं दोनों साइड में ताकि अंडर रूट हट जाए। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। 3 माइनस ए का होल स्क्वायर एक साइड में रखेंगे, ये इधर ले जाते हैं। जब 144 माइनस करोगे 169 से तो 25 बचेगा, अंडर रूट कर दो दोनों साइड में। 3 माइनस ए बराबर 5 आ गया। बोलो ए की वैल्यू क्या होगी? ए इधर चला गया, 5 इधर आ गया, या -2 आएगा आंसर। बोलो आया क्या? ठीक है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो डिस्टेंस वगैरह पता कर सकते हो, या अगर आपको कोऑर्डिनेट में कोई चीज मिसिंग है तो वो भी आप पता कर सकते हो, डिस्टेंस अगर दे रखी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0, -1, 1 और दूसरा पॉइंट है 3, 3, 13। दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो। क्या करना है? डिस्टेंस बतानी हो तो सिंपल फॉर्मूला चिपकाना है, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि 3, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस -1, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 13 माइनस 1, उसका स्क्वायर कर देंगे। बता दो आंसर। 3 का स्क्वायर 9, यह क्या है? 3 + 1 बन जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 12 बन गया, 12 का स्क्वायर 149, कितना आया? अंडर रूट में आएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 169, है ना, 169 ही आएगा ना। ओ सॉरी, ये मिस्टेक कर दी मैंने, 4। हाँ, तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 169 ही आ रहा है। 169 का अंडर रूट क्या होगा? 13, तो 13 अपना आंसर। क्लियर? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना बता रखा है? 60 डिग्री। तो बताओ इसका स्लोप कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा दे रखा हो तो tan थीटा वाला फॉर्मूला चिपका दो, कहां दिक्कत है? tan 60 डिग्री, 60 डिग्री भी, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 के बराबर होता है, तो √3 अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y = 3x + 2। बहुत ही आसान पूछ लिया इसने क्वेश्चन। देखो, ऑल्सो ड्रॉ द लाइन। अच्छा, लाइन को भी ड्रॉ करके बताना है। पहले तो बताओ, क्या x का मल्टीपल जो होता है उसी को हम स्लोप बोलते हैं? कंपेयर कर लो, चलो इसको। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। m कितना है? स्लोप कितना है? बोलो, 3 के बराबर है। इंटरसेप्ट कितना है? 2 के बराबर है। तो बना दो ग्राफ। कैसा बनाओगे ग्राफ? सबसे पहले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इंटरसेप्ट 2 है तो y एक्सिस पे ये 2 डिस्टेंस पे काटेगी। अब यूनिट तो इसने लिखी नहीं है, इसलिए 2 कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी। हम इसको 2 दिखा देते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ये वाला पॉइंट 2 होगा। और उसके बाद में जो स्लोप है वो 3 है, पॉजिटिव है।
स्लोप आपको इतना ही देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन का वो 90 से छोटा बनना चाहिए। ये लो जी, ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है इसको। आया समझ में? तो ये इसका ग्राफ बन गया। स्लोप इसका यानी कि अगर आपको बोले कि नहीं जी हमको तो ये थीटा भी बताओ, बता सकते हो, कहां दिक्कत है। स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप m बराबर होता है टेन थीटा के। भी m कितना है? m 3 है यहाँ पे, तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 3 है तो थीटा कितना हुआ? टेन इनवर्स 3 हो गया। ये आंसर बता देना। अगर बोले थीटा बताओ हमको तो थीटा होगा टेन इनवर्स 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन। अब ये एक इक्वेशन, आपको ये लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन लिख के बतानी है। तो पहले तो आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, फिर इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इक्वेशन लिख पाएंगे। क्योंकि हमें फॉर्मेट तो पता ही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m फाइंड कर लो और c फाइंड कर लो, उसके बाद में इक्वेशन लिख दो। c तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस पे कहां पे काट रही है? देखो यहाँ पे y एक्सिस पे इस पॉइंट पे काट रही है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,2। 0 इसलिए लिखा है क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, है ना। तो ये 0 इसलिए लिखा है। 2 का मतलब क्या है? y एक्सिस के अलोंग, ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो y एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है ना, उसको यहाँ पे 2 बोला गया है। तो ये वाली डिस्टेंस 2 है, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना, c की वैल्यू 2 है। अब स्लोप कैसे फाइंड करोगे, m की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्लोप m इक्वल्स टू, क्या बताया था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो ना पॉइंट्स के, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर 2 कोऑर्डिनेट बता दे, एक कोऑर्डिनेट इसने ये बता दिया, एक इसने ये बता दिया। तो इसको मान लो आप, जैसे ये है x1 y1, ये है अपना x2 y2, ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है? तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, स्लोप आ जाएगा। y2 कितना है? 2 लिखा। y1 कितना है? 0 लिखा। x2 कितना है? 0 लिख दिया। माइनस x1 कितना है? -4। तो बताओ क्या आएगा? 2/4, यानी कि 1/2 आया क्या? तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। लिख दो इक्वेशन, y इक्वल टू 1/2 x प्लस 2। c की वैल्यू 2 है ना, ये बन गई इक्वेशन। ऐसे लिख देना है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको इनकी इक्वेशन लिख के बतानी है। राइट इक्वेशंस फॉर द स्ट्रेट लाइंस शोन इन द फिगर इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। मतलब ये जो ग्राफ्स हैं इनके अंदर आपको हर एक जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन लिख के बतानी है। बिल्कुल आसान है, जैसे अभी किया हमने इक्वेशन उसी तरीके से करना है। कैसे करोगे? पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें एक तो आपको m फाइंड करना पड़ेगा और एक c फाइंड करना पड़ेगा हर एक लाइन के लिए, और उसके बाद में इक्वेशन लिखनी है। पहले हम इस वाली लाइन की बात करते हैं। इस वाले ग्राफ के अंदर बताओ c की वैल्यू क्या है? यहाँ पे c की वैल्यू बता दो। y एक्सिस पे कहां पे काट रही है? ये देखो लिखा है 0,3, यानी कि 3 पे काट रही है। समझ गए क्या? तो ये तो आ गया c। स्लोप कैसे फाइंड करोगे? तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट बता दे तो काम बन जाएगा अपना, है ना। स्लोप इक्वल टू क्या बताया था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप बोलोगे सर इसमें से किसको आप x1 y1 मानोगे, किसको आप भी x2 y2 मानोगे? तो किसी को भी आप x1 y1 मान लो और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो जैसे मैंने इसको मान लिया, ये है x1 y1 और ये है अपना x2 y2, है ना। मैं लिख रहा हूं अभी थोड़ा समझाने के लिए। तो स्लोप कितना आएगा बोलो? y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस 0। x2 माइनस x1, x2 कितना है? 0। x1 कितना है? -2। बताओ कितना आया? 3/2 आ गया क्या? तो लिख दो इक्वेशन, क्या लिखूं? y इक्वल टू एम एक्स, यानी m कितना? 3/2 x प्लस c कितना? 3। ये लो जी इक्वेशन। आया समझ में? देखो जो सेकंड एग्जांपल है उसको ट्राई करते हैं। ये वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर देखो y एक्सिस पे कहां पे काट रही है स्ट्रेट लाइन? इस पॉइंट पे काट रही है y एक्सिस के ऊपर, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0, -2, यानी कि c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? -2 हो गई। ठीक है जी। स्लोप किसके बराबर होता है?
y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस -2। ये है अपना x1 y1, ये है x2 y2। तो y2 माइनस y1 करना है यानी कि 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर डिवाइडेड बाई x2 यानी कि 4/3 माइनस x1 यानी कि 0। कितना आएगा, m इक्वल टू आएगा 2/4/3। थोड़ा सॉल्व कर लोगे 3/2 आ जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू m कितना, स्लोप कितना 3/2, x और c कितना है -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। ऐसे लिखना है, ठीक है। जो सी वाला एग्जांपल है उसके अंदर देखो, जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल दिखा दी। अगर जो ग्राफ है, अगर उसके अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। पैरेलल हो गए ना, दो लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना, 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप आएगा, जिसको हम tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं, उसमें थीटा कितना पुट करोगे, 0 डिग्री। tan 0 होता है 0, तो स्लोप की वैल्यू यहां पे क्या है, 0। और y एक्सिस पे लाइन कहां पे काट रही है, 5 पे काट रही है, देख के पता चल रहा है। तो c की वैल्यू कितनी, 5। तो लिख दो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी। m कितना 0, तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस सी यानी कि सीधा ही y इक्वल टू 5 आ गया आंसर, ये बनेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन कहां पे काट रही है, y एक्सिस पे काट रही है 5 के ऊपर। तो c की वैल्यू तो क्या हो गई 5। स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू, ये मान लो x1 y1, ये मान लो x2 y2। तो y2 में से y1 माइनस करो, 5 माइनस 0, और x2 में से x1 माइनस करो, 0 माइनस 5। स्लोप आया -1, सॉल्व करने पे स्लोप आया -1। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा वो 90 से बड़ा बन रहा होगा, दिख भी रहा है हमको, है ना। इक्वेशन लिख दो अब इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स यानी -x प्लस सी यानी कि 5। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, कि यू शेप का ग्राफ होता है। पैराबोला क्या होता है, एक यू शेप का ग्राफ होगा। कब बनता है ये, जब कोई एक चीज दूसरे के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। मैं भी ड्रॉ करके बताऊंगा। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो इसकी जगह कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, उसको मैं k मान लेता हूं, है ना। k क्या है यहाँ पे, k कोई कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पे, एनी कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखो बिल्कुल आसान है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आपको पता है अगर x की वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें 1 2 3 ऐसे कुछ भी, तो उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो y की जो वैल्यू है, अगर मैं x1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी k इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि k। जब मैं 2 पुट करूंगा x की वैल्यू तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि y इक्वल टू k इंटू 4। 1 भी पहले k आई थी, 1 पुट करने पे x की वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर आया था k। जब 2 पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है 4k। जब x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 9k। क्या y की वैल्यू तेजी से बढ़ती जा रही है, x तो आप 1 2 3 ऐसे बढ़ा रहे हो, जबकि y की वैल्यू क्या हो रही है, पहले k फिर 4k फिर 9k, अगली आएगी 16k, ऐसे ये तेजी से बढ़ती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको। x अगर आप इंक्रीज करोगे तो y तेजी से बढ़ता जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा तेजी से बढ़ता हुआ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा कि भी x बढ़ेगा तो y बढ़ जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है, जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसा बनेगा ग्राफ। इधर भी बनेगा क्या गुरुजी, हाँ जी इधर भी बनेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, इधर क्या है x की वैल्यू नेगेटिव, अगर x नेगेटिव में पुट करोगे तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, यानी कि y की वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी चाहे x नेगेटिव हो। तो इधर भी सेम ग्राफ चिपका दो, ऐसा ग्राफ बन जाएगा।
तो ये जो ग्राफ है इसी का नाम क्या है, देखो यू शेप का है ना, ऐसे यू शेप का ही, इसलिए इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, चलो मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर दे दिया तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, सोचो एक बार। y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, ये x है, इधर माइनस एक्स होगा, इधर y है तो इधर माइनस वाई होगा, और ये होगा अपना ओरिजिन, जहां पे दोनों x एक दूसरे को काटती है ना, x एक्सिस और y एक्सिस, वो पॉइंट क्या बोला जाता है, ओरिजिन। तो बताओ अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो आगे माइनस सिंबल लग गया, यानी कि जो y की वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ग्राफ बनेगा तो इसी टाइप का, लेकिन वो कौन सी साइड में बनेगा, नीचे वाली साइड में बनेगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव वाली साइड में जाएगा ही नहीं ग्राफ, तो नेगेटिव वाली साइड में बनेगा। आया समझ में। अगर मैं लिख देता, ये मान लो पहला एग्जाम्पल है अपना, ये दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x ये y माइनस एक्स इधर माइनस वाई, ये जीरो। लो बताओ x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। पहली बात तो ये समझ में आई, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, y अगर माइनस में भी पुट कर दोगे, यहाँ पे माइनस टू पुट कर दिया सपोज, माइनस टू का स्क्वायर 4 बन जाएगा, आंसर तो पॉजिटिव ही आया। तो ये x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि इधर बनेगा ग्राफ। ठीक है, और जैसे जैसे y इंक्रीज करते जाओगे x की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाएगी, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इधर खुलेगा इसका मुंह, ऐसा बनेगा। और अगर दे रखा होता x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनता, सोचो भाई। अगर y की वैल्यू में पॉजिटिव पुट करूं या नेगेटिव पुट करूं, तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव बनेगा, यानी कि x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो ग्राफ इधर बन जाएगा। फिर ऐसा बना देना। आया समझ में। बना सकते हो ग्राफ, अगर आपको ऐसी कोई भी इक्वेशन दे दे तो उससे ग्राफ इजीली बनाया जा सकता है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। फिर अगला जो ग्राफ है वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ कैसा बनता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं आगे हम। तो हाइपरबोलिक ग्राफ तब बनता है जब कोई एक चीज दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तब बनेगा हाइपरबोलिक ग्राफ। मैंने बोला y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे, कांस्टेंट मान लो, चलो y इक्वल टू के बाई एक्स, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना ये, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे ये x है, ये y है, ये अपना ओरिजिन है। तो अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y कम होता जाएगा, x बढ़ेगा तो y कम होता जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आया समझ में। आप बोलोगे सर यहां पे ऐसा होता, तो जैसे ये तो इसका ग्राफ हो गया, अगर ऐसा होता, मान लो इधर ही लिख देता हूं, y इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, तो फिर ग्राफ कैसा बनता। तो x की वैल्यू आप, जब आप x की वैल्यू पुट करते 1 2 3 ऐसे, तो y की वैल्यू क्या आती, नेगेटिव में आती है ना। x की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये मान लो x है, ये y है, ये माइनस एक्स, ये y। तो x की वैल्यू आप जैसे 1 पुट करोगे तो माइनस की आ गया, 2 पुट करोगे माइनस के बाई 2 आ गया, तो आएगा हमेशा नेगेटिव में। तो y की वैल्यू नेगेटिव है, ये है माइनस वाई। तो x की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करोगे तो y नेगेटिव में आएगा, तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। आया समझ में। बना सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो इक्वेशन बताई, इसमें अगर मैं x नेगेटिव में पुट कर देता तो y नेगेटिव में आता, x नेगेटिव में पुट करता तो y नेगेटिव में आता, यानी दोनों नेगेटिव होते ना। तो इसी ग्राफ के अंदर मैं ये चीज बता देता हूं, अगर मैं x को नेगेटिव में पुट कर देता तो y की वैल्यू नेगेटिव में आती, तो ये ऐसा बन जाता ग्राफ। और इसमें अगर y में, अगर इसमें मैं x नेगेटिव में पुट करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर y पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव में पुट करोगे तो y पॉजिटिव आएगा, ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आया समझ में। फिर नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है सर्कल और इलिप्स।
बहुत कम काम आते हैं वैसे ये ग्राफ, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। जो सर्कल है, अगर मान लो एक सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो और उसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं ए रेडियस का कोई सर्कल है, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। आया समझ में? ये इसकी इक्वेशन होती है। तो कभी अगर मान लो कोई सर्कुलर ग्राफ दिख जाए आपको, और आपको अगर मान लो उसकी इक्वेशन लिखने से भी कैलकुलेशन हो रही है आपकी, तो आप ये इक्वेशन लिखोगे। सर्कल की इक्वेशन ये होती है, जबकि सेंटर का होना चाहिए सर्कल का, ओरिजिन पे होना चाहिए। इलिप्स क्या होता है? पिचका हुआ सर्किल होता है, उसको इलिप्स बोलते हैं एक तरह से, है ना। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें दो फोकस होते हैं इसके, और उन दोनों फोकस से अगर इस शेप के ऊपर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट की जाए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो इसका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर दो फोकस होते हैं, ऐसे एक ये, और इस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आप ले लेते हो तो उसकी इन दोनों फोकस से दूरियों का सम, ये दूरी है x1, ये है मान लो x2, दोनों का सम हुआ x1 प्लस x2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप पॉइंट यहां पे ले लो, चाहे यहां पे ले लो, यहां पे लोगे तो ये x1 हो गया अपना, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? x2 हो गई। दोनों को ऐड कर लो, ये उतना ही आएगा। तो इस टाइप की जो शेप बनती है ना, उसको हम बोलते हैं इलिप्स। इक्वेशन क्या होती है इसकी? तो ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे इसको मैं ए बोल देता हूँ। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो थोड़ी कम है, पिचका हुआ नहीं ये थोड़ा, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डिस्टेंस कितनी है? मैक्सिमम ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये कितनी है? बी, तो बी का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ए और बी बराबर होता तो ये सर्कल ही बन जाता। अगर ए और बी बराबर होता तो सर्कल बन जाता। चेक करते हैं, बी की जगह ए पुट करके देखो, अगर बी और ए बराबर है तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके आप इधर ट्रांसफर करोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आया समझ में? तो ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, कभी कभार फिजिक्स में काम आएगी, और सर्कल की भी कभी कभार आती है, कोई ज्यादा काम नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो ग्राफ काम आते हैं ना, वो तीन टाइप के ग्राफ हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन सबसे ज्यादा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया था वो वाला ग्राफ, और तीसरा पैराबोला। ये सबसे ज्यादा काम आएंगे अपने, है ना। फिर भी इनको थोड़ा ध्यान रखो, एक एक फॉर्मूला है इनका, याद रखो। उसके बाद में आता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और डिके। अगर कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर में कुछ होगा। ई क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.7। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ई भी एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7 होती है। मैंने लिखा y इक्वल टू ई की पावर के एक्स, के क्या है यहाँ पे? कोई कांस्टेंट है। या फिर मैंने लिखा y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। अब आप खुद सोच के बताओ, अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा तो e क्या है यहाँ पे? अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बताऊं तो ये है 2.7 और इसकी पावर है k इंटू एक्स। सोचो अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 2.7 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर क्यूब ऐसे करते हो तो वो कम होता जाता है, और 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर क्यूब ऐसे करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो यहां पे वैल्यू बढ़ती जाएगी तेजी से, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ग्राफ कैसे बनेगा? ये x है, ये अपना y है, ये ओरिजिन है। अगर मैं x 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लूं, तो मुझे पता है किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 लगा देता हूं तो वो 1 बन जाता है। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। पहली बात कैसा बनेगा? तो अगर मैं x बढ़ाता जाऊंगा तो तेजी से वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे बढ़ाना है ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, तेजी से बढ़ेगा ये, ठीक है। अगर ये दे रखा y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर के एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो अब बनाओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, खुद समझ जाओगे आप। ये x, ये y,
ये ओरिजिन। अगर मैं x को बढ़ाता हूं तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो y की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, x को अगर मैं 0 पुट कर दूं, सोचो एक बार, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं क्योंकि ग्राफ हम 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 यानी कि 1, 1/1 यानी कि 1 आ गया, तो ये 1 वाला पॉइंट है, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और किधर जाएगा, ऊपर या नीचे। देखो x बढ़ेगा तो y की वैल्यू घटेगी ना यहाँ पे, तो कम होती जाएगी, x बढ़ेगा y कम होता जाएगा, तो नीचे जाएगा ग्राफ ऐसे। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। कई बार क्वेश्चन में वर्ड यूज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, तो इसका मतलब तेजी से बढ़ रही है वैल्यू, है ना, ये रिलेशन होगा। और एक्सपोनेंशियल डिके अगर बोल दे तो इसका मतलब तेजी से कम हो रही होगी वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। आया समझ में ये? ठीक है। इसके बाद में साइन और कॉस फंक्शन वाले जो ग्राफ हैं ये भी अपने कई कई जगह पे काम आएंगे। ये वाले ग्राफ कब काम आते हैं, जब आप एसएचएम पढ़ते हो, ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तब काम आएंगे आपके, या सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तब भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है, या फिर जब आप 12th क्लास में अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ते हो तब ये ग्राफ काम आते हैं, है ना। कैसे बनते हैं ग्राफ, तो साइन फंक्शन के लिए आपको पता है, साइन फंक्शन के लिए आपको पता है कि थीटा जब 0 डिग्री होता है तो आंसर क्या आता है, साइन 0 0। तो ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहली बात तो ये, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने थीटा लिया है रेडियन के अंदर, ये 0, यहाँ पे π/2 लिख देता हूँ, चलो ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, फिर 5π/2, फिर 3π, इस तरीके से, है ना। तो जब थीटा 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 बन जाएगा, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे वैल्यू पुट करते जाओगे तो देखोगे कि वैल्यू बढ़ेगी पहले, है ना, 90 डिग्री तक बढ़ती है तो π/2 तक क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसे ये ग्राफ ऊपर जाएगा पहले तो। लेकिन अगर π/2 के बाद में अगर आप एंगल और इंक्रीज करते हो तो वैल्यू कम होने लग जाएगी, और पाई पे यानी कि 180 डिग्री पे 0 हो जाती है वापस, है ना। तो 180 डिग्री साइन 180 0 होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, साइन 180 0 आएगा, तो ये वापस घट के 0 पे आ जाता है। फिर अगर आप 180 से भी बड़ा एंगल लेते हो कुछ तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी फिर, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और उस केस में जो साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, तो अब ग्राफ जाएगा नेगेटिव साइड में। 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं मिलाऊं इसको तो ये -1 पे मिलेगा, इधर मिला है 1 पे, इधर -1 पे, तो 1 और -1 के बीच में वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं बोलूंगी साइन फंक्शन की या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 1, और मिनिमम वैल्यू -1, तो 1 से -1 के बीच में ये वेरी करेगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो ये वापस यहाँ पे आ गया 2π पे, 2π पे भी फंक्शन की वैल्यू यानी कि 360 डिग्री पे साइन फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, तो ये यहाँ पे आ गया 0 पे, और उसके बाद में वापस सेम चीज रिपीट होती रहेगी। तो इस टाइप का जो ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं, साइन फंक्शन या साइन वेवफॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, साइन वेवफॉर्म बोलेंगे। ऐसे ही कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, जो कॉस थीटा है अगर इसकी भी वैल्यू आप देखोगे ना तो ये भी -1 से 1 तक की वेरी करता है। कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। -1 से कभी नीचे नहीं जाएगा और +1 से कभी ऊपर नहीं जाएगा, है ना। अच्छा, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं थीटा 0 पुट करता हूं तो 1 आती है, यानी कि जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। थीटा जब 0 पुट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से स्टार्ट होगा, बाकी कहानी सेम चलेगी, बस इतना ही डिफरेंस होता है इसमें कि ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से। फिर यहाँ पे ये π/2 आ जाएगा, तो आपको पता है cos π/2 0 होता है, तो देखो 0 पे आ गया ग्राफ। फिर पाई पे इसकी वैल्यू -1 होती है, तो देखो cos पाई होता है ना -1, तो ये देखो -1 आ गया। ऐसे ये ग्राफ फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो दोनों ग्राफ दिखने में एक जैसे ही दिखेंगे, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ये 0 से स्टार्ट होता है साइन फंक्शन वाला ग्राफ, और कॉस वाला ग्राफ स्टार्ट होगा कहां से, 1 से। 1 से स्टार्ट करना है इसको, ऐसे बना देंगे। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा
केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।